नमस्कार। आज हम वर्ण विचार हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाषा वर्णों के बिना, लिपि के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए हम आगे उसमें चर्चा करते हुए अब वर्णों को जोड़ रहे हैं। वर्ण क्या है? देखिए, ध्वनि के छोटे से छोटे लिखित स्वरूप को, ध्वनि के छोटे से छोटे लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। और इन सभी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, तो केवल व्यवस्थित नहीं, सु यानी अच्छा, सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो हमने अभी तक समझा कि ध्वनि के छोटे छोटे लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। और जो वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम होता है, जैसे वर्ण हमारे व्यंजन की बात करते हैं हम, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है, उसका क्रम है क से य तक, ये उसका क्रम है। तो ये व्यवस्थित क्रम है, तो इस व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमारी जो लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि है, वो केवल लिपि नहीं, विज्ञान सम्मत लिपि भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्णों की व्यवस्था की है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इसमें जितने वर्ण है, मूल वर्ण इसके 17 मूल वर्ण है, और इन मूल वर्णों के आधार पर ही अन्य वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो हम पहले मूल वर्ण जानते हैं इसके कि कौन कौन से मूल वर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर 5 है, अ, ई, उ, री एवं लृ। ये 5 स्वर है जो देवनागरी लिपि के। उसके बाद में व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन है 10, क, ग, फिर च, ज, फिर ट, ड, फिर प, ब, त और द। इस प्रकार से ये इसके वर्ण व्यंजन के हो गए क, ग, च, ज, ट, ड, प, ब, त, द। इस प्रकार से इनके 10 वर्ण हो गए। उसके बाद में बात करते हैं, एक है विसर्ग, एक है अनुस्वार, ये हो गया अनुस्वार। तो टोटल देखते हैं हम पूरे इसमें अ, ई, उ, री, लृ, क, ग, च, ज, ट, ड, प, ब और त, द। फिर है विसर्ग और अनुस्वार। ये इनको अगर हम जोड़ेंगे तो पूरे 17 वर्ण हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, इनके अलावा भी 3 चिन्ह है जो देवनागरी लिपि में है। पहला चिन्ह है हल चिन्ह। हल आधा, जैसे हमने कोई शब्द लिखा राम, ये अगर ऐसे लगाते हैं तो ये मैं आधा हो गया। तो इस प्रकार से ये हल चिन्ह है। उसके बाद में अधो बिंदु, उसके बाद में पार्श्व बिंदु। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अधो बिंदु जैसे हड़, ढ, पार्श्व बिंदु अंग,
क वर्ण जो पंक्ति होती है क वाली वर्ग होता है उसका अंतिम पंचम अक्षर है वो। ये तो पार्श्व बिंदु हो गया और अधो बिंदु ड़ और ड। तो इस प्रकार से इसको हम चिन्हित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन व्यंजन जो 10 व्यंजन दिखाए गए हैं और 5 स्वर दिखाए गए हैं, इनके योग से और कौन कौन से वर्ण बनते हैं वो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने समझा स्वर व्यंजन जो देवनागरी लिपि में पहले से दिए हुए हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि व्यंजन जो 10 है उनसे अन्य व्यंजन कैसे बने, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क वर्ग को लिख रहा हूं। क वर्ग कैसे बना, क ख ग घ अंग। तो क्या तो देवनागरी लिपि का वर्ण है पहले से ही। अब बात करते हैं ख की। तो क प्लस विसर्ग अ बराबर ख। क प्लस इसको जोड़ते हैं विसर्ग और अ बराबर ख। तो ग पहले से देवनागरी लिपि का है। अब बात करते हैं घ की। तो ग प्लस विसर्ग है बराबर घर। अब देखिए अंग को। तो अंग में आएगा क प्लस पार्श्व बिंदु और अ बराबर अंग। इस प्रकार से क वर्ग है उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य वर्ण च ट त और प, तो इन सभी की संख्या 5-5 होती है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। इन सभी को जोड़ते हैं तो ये बनते हैं 25। तो 25 में से जो 10 थे वो देवनागरी लिपि में पहले से आए हुए हैं और बाकी जो 15 बचे वो इन सब में 3-3 और हम जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर के 15 हो जाएंगे। अगर 5 को 3 से गुना करेंगे तो बराबर 15 आ जाएंगे। तो जिस प्रकार क वर्ग बना उसी प्रकार च ट त और प ये सभी वर्ग भी बनते हैं। अब हम यहाँ पे केवल सीधा इसको दिखाते हैं। च छ ज झ और इ। तो ये पहले से देवनागरी लिपि का है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको च और बाकी ये छोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पे सीधा 6। उसी प्रकार जय है देवनागरी लिपि का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जय और ये वापस समान रहेगा तो यहाँ पे हटाना हमें, ये बन जाएगा जय। ये वापस वैसा वैसा रहेगा और यहाँ पे आप इसको हटाएंगे तो बन जाएगा ये। इस प्रकार से ये क्रमिक विकास इसका चलता रहता है। ट वर्ग है तो ट तो पहले से देवनागरी लिपि में है, वापस ट को देखते हैं। तो ट प्लस विसर्ग और अ बराबर ठ। फिर ये ड पहले से देवनागरी लिपि में, हम ड को देखते हैं। ड प्लस विसर्ग और अ बराबर ढ। अब हमें ये जो पंचम अक्षर है ये इस ट वर्ग का पंचम अक्षर है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ट और प्लस अ बराबर ण। इस प्रकार से ये ट वर्ग का निर्माण होगा। उसी प्रकार ट वर्ग का भी निर्माण होगा और इसी प्रकार प वर्ग का निर्माण होगा। तो वो भी हम देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट वर्ग लिखता हूं। त थ द ध न। न पंचम अक्षर है तो पंचम अक्षर की कहानी इसमें सम्मिलित रहेगी। यहाँ पे बदलाव होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे बदलाव होगा और वापस यहाँ पे बदलाव होगा। तो मैं बार बार इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जहां पे बदलाव है उसी को मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा। वापस देखते हैं त तो बन गया त से थ। वापस ध बनाना है तो उस ध को लेंगे और
यहाँ पे ध अपने आ जाएगा। फिर न पंचम अक्षर है, इसलिए इसको प्रथम अक्षर को वापस लाते हैं और ये लगा करके हम इसको बना देते हैं न। इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। अब अंतिम बचा हमारे पास प वर्ग, तो उसको भी मिटा करके देखते हैं। प ह ब भ म, प फ ब भ म। प विसर्ग ए बराबर है, ब विसर्ग ए बराबर है और प पार्श्व चिन्ह ए बराबर म। तो इस प्रकार से यह प वर्ग का निर्माण हुआ। तो हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग में देवनागरी लिपि से दो वर्ण पहले से दिए हुए थे, इसमें भी दो थे, तो ये टोटल हो गए थे 10। फिर हमने इन 2 से 3 वर्णों का निर्माण किया, तो इधर भी 3 हो गए, ये कुल मिलाकर के हुए 15। तो 15 10 बराबर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन, हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 है। इसके बाद में बात आती है अंतःस्थ व्यंजन की। ये होते हैं 4। कौन कौन से हैं? ये र ल व। उसके बाद में बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, श स और ह। उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन होते हैं मूल 3, श, त्र और गे। उसके बाद में 3 अन्य व्यंजन भी होते हैं जो संयुक्त में उसको हम मानते हैं, श्र, ढ और ढ। ये भी इनमें शामिल है, लेकिन इनका अलग है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं स्वर से। जो ह्रस्व स्वर है, जो मैंने आपको पहले बताए थे देवनागरी लिपि में, अ, ई, उ, री एवं लृ, इन 5 से अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ? तो हम बात करते हैं ह्रस्व जो 5 है। अब आते हैं इनमें दीर्घ, ह्रस्व हम छोटे, अब दीर्घ लेते हैं। तो ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ और री प्लस री बराबर बड़ी री। इस प्रकार से दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ। ये टोटल है 4। अब इसके बाद में बात करते हैं मिश्रित स्वर, जिनकी संख्या भी 4 है। ए प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर आई, ए प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर औ। अब जो 2 और बच गए उनको बोलते हैं अयोग हुआ। जो मैंने आपको पहले इनके दोनों के चिन्ह बताए थे, पहले का अनुस्वार था और दूसरे का विसर्ग था। जब हम इनको मिलाते हैं, ए प्लस बराबर अंग और ए प्लस विसर्ग बराबर अह। तो इस प्रकार से ये स्वरों का निर्माण हुआ। हम अगले वीडियो में इनके आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।